फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 13। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जब हम भारत के संविधान की संरचना कर चुके हैं और भारत के संविधान में अनेक उपबंध शामिल किए गए हैं जिनका अध्ययन हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जो मूल अधिकार हो सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो सकते हैं, मूल कर्तव्य इत्यादि हो सकते हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि भारतीय संविधान के पूर्व में बनाए गए कानून जो कानून थे उनका क्या होगा और वह किस सीमा तक प्रभावहीन रहेंगे और किस सीमा तक प्रभावशाली रहेंगे। तो इस संबंध में उपबंध किया गया है भाग 3 अनुच्छेद 13 में, तथा साथ ही यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्रदान की गई है। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 संविधान के पूर्वोत्तर विधियों के संबंध में है। क्लॉज 1 इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त होने वाली सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत है। अर्थात वे सभी विधियां जो संविधान के इस भाग का उल्लंघन करती है, वह जिस सीमा तक उल्लंघन करती है उस सीमा तक शून्य हो जाएगी या शून्य मानी जाएगी। क्लॉज 2 संविधान के पश्चात बनाई जाने वाली विधियों के संबंध में। क्लॉज 2 यह कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उनको न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी या शून्य होगी। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, इसमें विधि की परिभाषा दी गई है या लॉ शब्द के अंतर्गत इंक्लूड्स बताए गए हैं। तो सब क्लॉज ए विधि या लॉ, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा सम्मिलित है। क्लॉज बी प्रवर्त विधि लॉ इन फोर्स, प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। क्लॉज 4 इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इस संविधान में कुछ डॉक्ट्रिन बताए गए हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे, जो निम्नवत है। पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यहाँ शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि पृथक कर देना। यदि किसी लॉ का कोई भाग असंवैधानिक होता है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो विधि के उस भाग को पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार उस विधि के पृथक कर दिया जाता है और उस विधि का जितना भाग संविधान के अनुरूप होता है उसे लागू रहने दिया जाता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार असंगति या विरोध की सीमा तक उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है या उनका विरोध करती है, संपूर्ण अधिनियम को नहीं, जिसे हम कुछ केस लॉज की सहायता से समझेंगे। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 को, जो कि असंवैधानिक थी, उसको इस अधिनियम से अलग करने का निर्णय दिया और इस अधिनियम के शेष भाग को धारा 14 के असंवैधानिक घोषित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा अगला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 पर आधारित है।
अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 के अनुसार संविधान के पूर्व की विधियां संविधान को लागू होने पर उस भाग तक आच्छादित हो जाएगी जिस तक वह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, किंतु ऐसे अधिनियम के उस भाग को हम पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हमें उसे पुनः अधिनियम में स्थान दे सकते हैं। यदि ऐसे भाग को पूर्णतः समाप्त कर दे तो फिर उसे वापस से प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसके लिए नया अधिनियम लागू करना होगा। ऐसा अधिनियम केवल संविधान के उस भाग तक आच्छादित कर दिया जाता है जिस तक वह संविधान का उल्लंघन करता है। इसे एक केस की सहायता से समझते हैं। भिकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1955। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस केस में बरार मोटर अधिनियम 1947 जो संविधान के पूर्व का था, जो राज्य को मोटर व्यापार की शक्ति से अधिग्रहित करता था। यह अधिनियम जब बनाया गया था तब विधि मान्य था, किंतु 1950 में संविधान लागू होने के बाद वह शून्य हो गया, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज डी का उल्लंघन करता है, जो नागरिकों को जीविका, पेशा, व्यापार तथा वाणिज्य करने का मूल अधिकार प्रदान करते हैं। इसे कुछ समय के लिए आच्छादित कर दिया गया था और प्रथम संविधान संशोधन के बाद इस अधिनियम को वापस से जीवित कर दिया गया। हमारा अगला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, अधित्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अपनी स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकता है, जिसे हम एक केस की सहायता से समझते हैं। बेहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को दोषी बताकर अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता है। व्यक्ति संवैधानिक अधिकार त्यागने और स्वयं को दोषी बताने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, वरन लोकनीति के आधार पर जनसाधारण के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। अतः अधित्याग का सिद्धांत उन अधिकारों पर लागू नहीं होता। हमारा अगला पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 13 में संविधान द्वारा न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान हुई है। यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 तथा हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की असंवैधानिकता की जांच करते हैं। न्यायालय ऐसी किसी भी विधि के प्रवर्तन से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करती है। यह कार्य न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। यदि कोई कानून विधानमंडल द्वारा बनाया गया है और उसका कुछ भाग संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसका पुनर्विलोकन कर उसे जिस हद तक वह उल्लंघन करता है उस हद तक रिपील कर सकते हैं। आइए इसे कुछ केस लॉज की सहायता से समझते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इस केस में जस्टिस खन्ना ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में आता है और इसे 368 में संशोधन करके भी हटाया नहीं जा सकता। हमारा अगला केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन। इस केस के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन का जन्म हुआ था। अगला केस ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। इस केस में जस्टिस कानिया ने यह भी निर्धारित किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन केवल अनुच्छेद 13 द्वारा ही नहीं आया है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से ही अवेलेबल थी।
किंतु आर्टिकल 13 में उसे डिफाइन किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 13 एवं उसमें उपबंधित सिद्धांतों या डॉक्ट्रिन्स का अध्ययन किया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।